दोस्तों, आज की चर्चा में हम एक ऐसे कमाल के विरोधाभास को समझेंगे जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। सोचिए, क्या 30 साल तक चली किसी बेहद निजी, कड़वी और खतरनाक दुश्मनी से किसी राज्य का भला हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर तमिलनाडु के सामाजिक और आर्थिक विकास के पीछे यही एक सबसे बड़ा अनचाहा सच छिपा है। ये सिर्फ आम राजनीति की कहानी नहीं है, ये बदले की आग और जन कल्याण के एक बिल्कुल अजीबोगरीब मिश्रण का किस्सा है। इस पूरे राजनीतिक भूकंप की शुरुआत होती है एक बेहद ही नाटकीय दिन से। तारीख थी 25 मार्च 1989। तमिलनाडु विधानसभा के अंदर भारी हंगामा चल रहा था और उस शोर शराबे के बीच एक विपक्षी नेता जयललिता को बुरी तरह अपमानित किया गया। उनकी साड़ी फट गई, बाल बिखर गए और भारी सभा में उन्हें बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उस दिन उसी अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जिसने आने वाले कई दशकों की राजनीति तय कर दी। उन्होंने वही खड़े होकर प्रण लिया कि अब वो इस विधानसभा में तभी कदम रखेंगी जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उस दोपहर विधानसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने राजनीति के मायने ही बदल दिए। एक आम राजनीतिक टकराव अब सम्मान और अपमान की एक बेहद निजी जंग बन चुका था। एक ऐसी दुश्मनी का बीज बो दिया गया था जहां आम जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए थे और निजी हिसाब बराबर करना ही राजनीति का सबसे बड़ा और अकेला लक्ष्य बन गया था। और फिर शुरू हुआ बदले का एक लंबा दौर। 1989 की उस चिंगारी ने आगे चलकर 1991 में एक भारी चुनावी जीत का रूप लिया और उसके बाद साल 2001 में हुई आधी रात की उस नाटकीय पुलिस छापेमारी तक बात जा पहुंची। ये एक ऐसा चक्र था, एक ऐसी चेन थी जो हर गुजरते साल के साथ और भी भयानक और बड़ी होती जा रही थी। अब थोड़ा 1991 पर ध्यान देते हैं, जो इस कहानी का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। विधानसभा वाली घटना के बाद से ही जनता के अंदर उस अपमान को लेकर काफी गुस्सा और सहानुभूति थी और जब राजीव गांधी की हत्या की त्रासदी हुई तो ये भावनाएं एक पूरे जनसैलाब में बदल गईं। नतीजा, जयललिता के गठबंधन ने इतनी भारी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की कि करुणानिधि की पार्टी डीएमके चुनाव में लगभग साफ हो गई और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गईं। ये जीत उस निजी अपमान का सबसे बड़ा और सीधा चुनावी जवाब था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग एक दशक बाद की स्थिति पर अगर हम गौर करें तो पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी थी। जब राज्य की ताकत वापस दूसरे खेमे के हाथ में आई तो उस पावर का इस्तेमाल जनता के मुद्दों को सुलझाने के बजाय पुराने निजी हिसाब चुकाने के लिए होने लगा। सच कहूं तो यहाँ किसी विचारधारा या नियम की लड़ाई चल ही नहीं रही थी, बस राज्य की ताकत का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो रहा था। और इसी बदले की भावना ने 30 जून 2001 की आधी रात को एक बेहद नाटकीय रूप ले लिया। चेन्नई में एक फ्लाईओवर निर्माण घोटाले के आरोप में पुलिस ने 77 साल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के घर छापेमारी की। पुलिस उन्हें लगभग घसीटते हुए घर से बाहर लाई, जबकि वो लगातार और जोर जोर से इसका विरोध कर रहे थे। जरा सोचिए, 1989 में जो बेबसी विधानसभा में देखी गई थी, ठीक 12 साल बाद वही बेबसी एक पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सबने इसे उसी पुराने अपमान का सबसे बड़ा और कारगर पलटवार माना। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे खास और चौंकाने वाले हिस्से पर। एक ऐसी निजी नफरत जो आमतौर पर सिर्फ बर्बादी लाती है, उसने अनजाने में ही जन कल्याण की एक ऐसी होड़, एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी आर्म्स रेस शुरू कर दी जिसने पूरे राज्य की दिशा ही बदल कर रख दी। ये बिल्कुल मसीहा बनने की लड़ाई जैसा था। एक तरफ जयललिता की अम्मा कैंटीन खुल रही थी जहां बेहद सस्ता खाना मिलता था ताकि कोई भूखा ना सोए, तो दूसरी तरफ इसके छुट्टे ही करुणानिधि ने मुफ्त टीवी और मुफ्त राशन बांटने जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू कर दी। दोनों नेता किसी भी कीमत पर एक दूसरे को राजनीतिक रूप से पूरी तरह मिटा देना चाहते थे और इस चक्कर में अपनी तरफ जनता को खींचने के लिए उन्होंने इन विशाल योजनाओं की बहार ला दी। अगर इस सिचुएशन को टेक्निकली डिफाइन करना हो तो इसे मसाया कंपटीशन कह सकते हैं। ये एक ऐसी चुनावी लड़ाई है जहां नेता सिर्फ जोशीले भाषण नहीं देते, बल्कि अपने विरोधी को हराने और लोगों की वफादारी पक्की करने के लिए लगातार और भी बड़ी बड़ी वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ ये थी कि दोनों नेता ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ खोखले वादों से काम नहीं चलेगा। जनता को आकर्षित करने के लिए उनके रोजमर्रा के जीवन में ठोस और सीधा फायदा पहुंचाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है, एक बिल्कुल उल्टा नतीजा। जब ये दोनों राजनीतिक दिग्गज अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की छवि और उनकी पॉलिटिकल विरासत को मिटाने में लगे थे, तब उन्होंने अनजाने में ही अपने राज्य को प्रगति की एक ऐसी रफ्तार दे दी जो बेमिसाल थी। ये एक तरह का अनचाहा बूम था जो वाकई हैरान करता है। इस आपसी टकराव और पब्लिक की नजरों में मसीहा बनने की होड़ की वजह से तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे निकल गया। हेल्थ केयर में यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुए और सड़क से लेकर बिजली पानी तक बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक दूसरे को हराने की जिद में तमिलनाडु कई जरूरी सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर बाकी राज्यों से बहुत आगे निकल गया। इस टकराव का एक और बेहद दिलचस्प किस्सा सुनिए।
करुणानिधि ने सरकार में रहते हुए एक शानदार और भारी भरकम नया विधानसभा परिसर बनवाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली और जयललिता आई, उन्होंने अपने विरोधी की इस विशाल विरासत को मिटाने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया? उस पूरे विधानसभा परिसर को एक आलीशान सरकारी अस्पताल में बदल दिया। एक दूसरे के निशान मिटाने की इस जिद ने आम लोगों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा खड़ी कर दी। कैसी अजीब पर फायदेमंद राजनीति थी ये। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक इतिहास की इस सबसे कड़वी, सबसे प्रभावशाली दुश्मनी का आखिरी अध्याय कैसा रहा। 30। इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। पूरे 30 सालों तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो नेताओं की दुश्मनी ने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा। इन 30 सालों में इस अकेले टकराव ने किसी तीसरे विकल्प के लिए, किसी तीसरी पार्टी के उभरने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। राजनीति में सब कुछ बस इन्हीं दोनों के आसपास घूमता रहा। 1989 में शुरू हुई ये दुश्मनी आखिरकार उनकी आखिरी सांस के साथ ही खत्म हुई। दिसंबर 2016 में जयललिता जी का निधन हुआ और उसके ठीक 2 साल बाद 2018 में करुणानिधि जी भी चल बसे। जब इन दोनों नेताओं का निधन हुआ तो वहां की सड़कों पर जनता का भारी सैलाब और दुख देखने को मिला। लेकिन कमाल की बात देखिए, इन दोनों के बीच की जो कड़वाहट थी वो आखिरी वक्त तक अनसुलझी ही रही। एक लंबी, बेहद कठोर लड़ाई जिसमें कभी कोई समझौता नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी नाटकीय राजनीतिक जंग जिसकी शुरुआत एक फटी हुई साड़ी के भारी अपमान से हुई थी, उसका अंत आखिरकार 2 समाधियों पर जाकर हुआ। ये पूरा दौर हमें बताता है कि राजनीति में जो सबसे लंबी और गहरी लड़ाइयां होती हैं वो अक्सर किसी आइडियोलॉजी या पॉलिसी के कारण नहीं, बल्कि निजी अपमान और सम्मान की खातिर लड़ी जाती हैं। और आज का हमारा ये विश्लेषण इस बेहद गहरे और चौंकाने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। क्या बदले की इस कड़वी राजनीति ने, इस एक्सट्रीम नफरत ने आखिरकार तमिलनाडु के सुनहरे भविष्य की नींव रखी? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या कभी-कभी राजनीति में एक दूसरे को बर्बाद करने की जिद अनजाने में ही सही जनता के विकास का सबसे बड़ा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट बन सकती है? इस बारे में जरा सोचिएगा।